नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अम्बेडकर नामा के 35वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक कॉमनल अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया अम्बेडकर दे चुके हैं। अम्बेडकर के बाद गांधी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद अम्बेडकर ने एक लंबा पत्र लिखा था जो जनता में प्रकाशित हुआ था, उसकी चर्चा कल हम कर रहे थे। तो अब उससे आगे कि यहाँ सवाल ये था कि गांधी का जो विरोध था वो लाजमी था, उनका एक आइडियोलॉजिकल समझ थी, तो वो एक बात बन रही थी कि गांधी विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वैसे नेता भी विरोध कर रहे थे, दलित नेता जैसे MC राजा, GA गवई और बालू जैसे नेता भी अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध कर रहे थे। तो ये बड़ा दिलचस्प था और मैं थोड़ा सा परिचय यहाँ दे दूँ। MC राजा अम्बेडकर से 10 वर्ष उम्र में बड़े थे। मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके थे 22 में। 27 से वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर थे और इसके साथ साथ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन वो चलाते थे। GA गवई महाराष्ट्र के थे और वो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे और साथ ही उस समय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। तो ये महासचिव थे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। तो ये दिलचस्प था कि पहले जब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में थे तो गवई और राजा ने पहले अम्बेडकर का समर्थन किया था और गांधी की आलोचना की थी। अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग का उन्होंने समर्थन किया था। तो ये दिलचस्प है कि अचानक जो है वो पलटी मारते हैं। तो इसमें दो बातें समझ में आती है। एक तो अम्बेडकर से राइवलरी भी हो सकती है क्योंकि वो सेंट्रल असेंबली में थे, सेंट्रल काउंसिल में थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में उनको नहीं बुलाया गया था। इसलिए हो सकता है कि उनके अंदर कोई परेशानी हो, कुंठा हो, राइवलरी हो, तो ये आइसोलेशन में चले गए थे। तो उससे बाहर निकलने के लिए, फिर अपने स्थान बनाने के लिए उन्होंने ये कारण लिया। हो सकता है कि कहा नहीं जा सकता कि किस वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो या कोई साठगांठ चल रहा हो हिंदू नेताओं के साथ उनका, तो ये कहा नहीं जा सकता। ये अपने आप में शोध का विषय है। MC राजा ने 2 पॉइंट पे अम्बेडकर पे हमला बोला। पहला पॉइंट ये था कि कॉमनल अवार्ड में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या कम हो गई है और दूसरा जो उनका हमला था वो कह रहे थे कि इसमें अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग रखा गया है। इस पे अम्बेडकर का जवाब है, दिलचस्प है, वो जानना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि पहली बात से तो मैं सहमत हूं कि संख्या कम हुई है, लेकिन जब यह आरोप मुझ पे लगता है कि इसका कारण मैं हूं तो यह मैं बताने के लिए बाध्य हो जाता हूं कि श्री राजा जो कि केंद्रीय समिति के सदस्य थे, उस समय केंद्रीय समिति ने क्या क्या निर्णय लिया था और राजा का उस पर क्या पोजीशन था। उन्होंने पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि समिति ने उस रिपोर्ट में दलित वर्गों को मद्रास में 150 में से 10 सीटें दी, बंबई में 114 में से 8 सीटें दी, बंगाल में 200 में से 8 सीटें दी, उत्तर प्रदेश में 182 में से 8 सीटें दी, पंजाब में 150 में से 6 सीटें दी, बिहार और उड़ीसा में 150 में से 6 सीटें दी, सेंट्रल प्रोविंस में 125 में से 8 सीटें दी और असम में दलित वर्गों और देसी एवं आदिम जातियों को 75 में से 9 सीटें दी। वो कहते हैं कि इससे तो इतना स्पष्ट है कि दलित वर्ग को बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिला है, संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कि श्री राजा भी इस सीटों के इस जो बंटवारा हुआ था सेंट्रल कमेटी में, उसके एक पार्टी हैं, उसके पक्षकार हैं। तो इसलिए सांप्रदायिक निर्णय जो कॉमनल अवार्ड आया है उसकी आलोचना करने से पहले राजा को अपनी यादाश्त ताजा कर लेनी चाहिए कि बिना कोई विरोध किए दलित वर्गों की ओर से उन्होंने भारतीय केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में जो केंद्रीय समिति ने रिकमेंड किया था, अर्थात आबादी के अनुपात से कम, उसको राजा ने स्वीकार कर लिया था।
तो सवाल उठाते हैं अंबेडकर कि आखिर राजा ने एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको जब अवसर मिला था कि आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, तब उन्होंने ये आवाज क्यों नहीं उठाई। ये दिलचस्प है। तो इसलिए कहते हैं कि राजा को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई उस समय। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है कि हिंदू से अलग हो जाएगा, तो कहते हैं अंबेडकर कि मैं राजा के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। यदि राजा को पृथक निर्वाचन क्षेत्र से कोई आपत्ति है, नैतिक आपत्ति है, तो उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो रिजर्व्ड है, उससे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जाकर जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो जनरल सीट से लाभ उठाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। इससे दो बातें होंगी कि राजा जो बार बार पुरजोर वकालत कर रहे हैं कि जाके दलित वर्ग को ये बताया जाए कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो गया है, हिंदू बदल गए हैं, तो कह रहे हैं कि अगर जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे तो इससे दो बातें होंगी। एक तो दलित वर्ग को एहसास हो जाएगा कि भाई हिंदुओं का बदला है या नहीं बदला है, हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरे ये भी पता लग जाएगा कि राजा अब अछूत नहीं रहे और जनरल जो सवर्ण है उनको वोट देकर जितवा देंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि अब अस्पृश्य जो है हिंदू हो गए हैं। तो उनका भी पता लग जाएगा, ये लिटमस टेस्ट की तरह ये होगा। इसलिए उनको रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जाके जनरल से लड़ना चाहिए। आज भी कई लोग कहते हैं, जैसे बड़े नेता हैं, बड़े नेता उनके बेटा लोग कहते हैं कि भाई संपन्न दलित को जो है वो आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन खुद जो है वो पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, भाई, कम से कम 1 दर्जन नेता जो है अपने घर से रिजर्व सीट से लड़कर विधायक, सांसद और मंत्री बने हुए। ऐसे ही राजा जो इसका लिंकेजेस यहाँ पे है कि आज भी बहुत सारे दलित नेता कहते हैं कि नहीं तो जो छोड़ देना चाहिए, तो खुद तो रिजर्व सीट से लड़ते हैं, छोड़ते क्यों नहीं है वो। तो आगे अंबेडकर लिखते हैं कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मसला है, यह जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो और जो इनका विरोध कर रहे हैं वो दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों को ये संतुष्ट करेगा। सो इस रूप में यह एक समझौता है और इसको इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर कि कहते हैं कि जहां तक महात्मा का सवाल है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, मैं नहीं जानता, उनके बारे में कोई राय नहीं दे सकता हूं। लेकिन यह मान लिया जाए कि पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का विरोध करते हैं, लेकिन संयुक्त इलेक्टोरेट में, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आरक्षित सीटों के विरोध में नहीं है। अगर यह मान लिया जाए तो यह भारी गलती होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि आज गांधी के विचार चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लंदन में वो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में रिजर्वेशन के भी विरोध में थे। मतलब दोनों मॉडल के विरोध में थे। पृथक निर्वाचन का विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन हो इसका भी वकालत कर रहे थे। अंबेडकर सिर्फ वयस्क मताधिकार देना चाहते थे और किसी भी तरह के राजनीतिक अधिकार अस्पृश्य गांधी सिर्फ वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे और किसी भी तरह का अधिकार, राजनीतिक अधिकार दलित वर्गों को नहीं देना चाहते थे। तो पहला जो उनका रुख है गांधी का, ये है कि सबको वोटिंग राइट तो मिल जाए, लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन अस्पृश्य वर्ग के लिए नहीं हो। अंबेडकर ने एक वाकया का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब मैं लंदन में था तो उन्होंने, गांधी ने एक प्रपोजल दिया था, उन्हें सुनाया था। जो प्रपोजल कोई वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं था, लेकिन परंपराओं से गांधी के मन में जो चल रहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि गांधी की योजना क्या थी। तो गांधी की योजना थी जो इस प्रकार है, जरा उसको गौर से सुनिएगा, कि आम चुनाव में दलित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार के खिलाफ उतरे, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करें चुनाव। यदि दलित वर्ग का यह उम्मीदवार हार जाता है तो वह इलेक्शन पिटीशन दायर करे और वहां से यह डिक्री लेकर आए, जीत कर आए कि चूंकि वह अछूत है इसलिए वह हार गया है। यदि ऐसा फैसला होता है
तो महात्मा किसी हिंदू सदस्य को त्याग पत्र देने के लिए प्रेरित करेंगे और इस तरह से एक सीट खाली हो जाएगा। वहां वो अस्पृश्य उम्मीदवार या अस्पृश्य समुदाय का कोई अन्य उम्मीदवार भी फिर अपना भाग्य आजमा सकता है। अगर फिर वो चुनाव हार जाता है तो फिर यही प्रक्रिया रिपीट हो कि इलेक्शन पिटीशन दायर करे, जीत कर आए कि चूंकि वो अछूत था इसलिए वो हार गए हैं, और फिर जो है किसी व्यक्ति को वो विवश करें कि आप रिजाइन करो और तब फिर चुनाव हो। तो ये प्रक्रिया जो है अनवरत, ये कहते हैं इन्फिनिट है पूरा। बार बार अगर हार जाए तो यही प्रक्रिया अपनाना है। यह देखिए, ये मॉडल जो गांधी का था एक तरह से गांधीयन यूटोपिया है कि एक आदर्श लोक है कि जहां लोग नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देंगे और फिर कहेंगे कि भाई दलित आ जाओ चुनाव लड़ो। आज के हालात को देखिए जहां पे आपके वैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, कि जहां पे आपको संविधान में गारंटी दी गई है, तब तो आपके अधिकार मिल ही नहीं रहे हैं, खत्म ही नहीं रहे हैं। और इस तरीके से हिंदू लिबरल हो जाएंगे। इससे बढ़िया था कि अलग आप निर्वाचन मंडल ही दे देते। तो ये एक तरह का यूटोपिया है। इस पे अंबेडकर की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से थी। मैं इन तथ्यों से अवगत इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब कुछ लोगों का कहना है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और में आरक्षित सीट का प्रावधान अगर कर दिया जाए तो इससे महात्मा गांधी जो है खुश हो जाएंगे, उनका अंतःकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए इससे यह पता चल जाएगा कि मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं कि इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि गांधी अपना वास्तविक प्रस्ताव प्रस्तुत करे, गांधी अपनी ओर से कोई मॉडल, कोई प्रारूप प्रस्तुत करें, तभी इस बात करने का फायदा है। अदरवाइज र्यूमर मॉन्गरिंग चल रहा है, लोग तरह तरह से विचार फैला रहे हैं कि गांधी इस बात से खुश हो जाएंगे, गांधी उस बात से खुश हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं। अंबेडकर इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि गांधी को अपना मॉडल पेश करना चाहिए, तब उस पर चर्चा होगी। कहते हैं आगे कि जो गांधी का मॉडल था उस संदर्भ में कहते हैं कि मैं अपने लोगों के संरक्षण के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो डिप्रेस क्लासेस के राइट्स हैं, उसको किसी के सहानुभूति और नैतिकता के भरोसे नहीं छोड़ सकता। महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है और भारत में कई महात्मा हुए जिनका उद्देश्य अस्पृश्यता, अछूत व्यवस्था को खत्म करना और दलित वर्गों का उत्थान करना था, आत्मसात करना था, लेकिन इनमें से कोई अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके। महात्मा आए और चले गए, लेकिन अछूत अछूत ही रहे। मतलब सीधा यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जो है सीधा इसको एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मानते हैं कि जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक समाज सुधार से सिर्फ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है कि भारत में गौतम बुद्ध के जमाने से उठाकर देख लीजिए तो सैकड़ों हजारों समाज सुधारक हुए, लेकिन आज 21वीं सदी में जाति व्यवस्था और जाति आधारित दमन बदस्तूर जारी है। यहाँ पे अंबेडकर फिर पुनः अपने महाड़ और कालाराम मंदिर आंदोलन में जो संघर्ष हुआ था उसको याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसका काफी अनुभव है और दलित वर्ग का कोई भी शुभ चिंतक ऐसे विश्वासघाती कंधों के भरोसे दलित वर्ग के उत्थान की अनुमति कभी नहीं दे सकता है कि खाली हिंदू के विजडम पे, उसके नैतिकता पे छोड़ दिया जाए। ऐसा कोई भी जो सेंसिबल दलित होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। कि आगे लिखते हैं कि जो सुधारक संकट की घड़ी में अपने सजातीय लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की बजाय अपने सिद्धांतों की बलि देने को वरीयता देते हैं, वो दलित वर्गों के किसी काम के नहीं हो सकते। आज भी देखिए ये कितना महत्वपूर्ण बात है, 1932 में कह रहे हैं। आज भी जितने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं और जितने जुल्म हो रहे हैं, सब हकमारी हो रही है, शायद बहुत कम लोग हैं जो इस सवर्ण समुदाय के इस पे आवाज उठाते होंगे। अदरवाइज सारे संचार माध्यमों, मीडिया के तमाम फोरम, इंटेलेक्चुअल सर्किल, इंटेलिजेंसिया में इस पे एक पता नहीं क्यों एक सनातनी चुप्पी
बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं सिर्फ ये कोई चैरिटी का मामला नहीं है, ये कोई दान का मामला नहीं है, मैं अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहता हूं, कानूनी गारंटी चाहता हूं। यदि गांधी चाहते हैं कि कॉमनल अवार्ड बदल जाए, वापस कर लिया जाए, तो उनको यह सिद्ध करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, यह सिद्ध करना होगा कि उनके पास एक ऐसा विकल्प है, ऐसा फॉर्मूला है जो कॉमनल अवार्ड से भी ज्यादा बेहतर है और उससे बेहतर गारंटी अस्पृश्य समाज को उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे कहते हैं कि भाई इस संदर्भ में मैं आशा करता हूं कि महात्मा ने जो कदम उठाने की सोची, अतिवादी कदम, एक्सट्रीम स्टेप की भूखे मरने की उठाई है, उससे वो बाज आए। हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र से, मंडल से कोई भी हिंदू को नहीं बांटना चाहते हैं। हम यह इसलिए चाहते हैं क्योंकि ताकि हमारे भाग्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे में सवर्ण हिंदुओं की सुरक्षा पे पूर्ण निर्भरता से बचा जा सके, कि हम हर चीज के लिए सवर्ण पर आश्रित नहीं रहें, उस पर निर्भर नहीं रहें, इससे बचा जा सके। इसलिए हम पृथक निर्वाचन चाहते हैं, हम कोई हिंदू समाज को नहीं बांटना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर अनशन करना ही था तो देश में इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर महात्मा को अनशन करना चाहिए था। जो हिंदू मुसलमान दंगा होता है उस पर अनशन करना चाहिए था। इन दंगों में जो दलित जाते हैं उनको रोकने के लिए अनशन करना चाहिए था। और आगे कहते हैं कि महात्मा यह बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे और अपनी प्राण देंगे, उनके इस कदम से उनके अनुयायी पूरे देश में दलित वर्गों के लिए आतंक की स्थिति पैदा कर सकते हैं, कि टेरराइज कर सकते हैं दलितों को। तो कहते हैं अंबेडकर कि इस तरह बल प्रयोग करके दलित को हिंदू वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है। वो एक ऑप्शन देते हैं कि महात्मा वाकई अगर चाहते हैं तो समस्या का समाधान चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि दलित वर्ग से पूछे, वो ऑप्शन दें कि आपको दो ऑप्शन है कि हिंदू धर्म में शामिल होना है या राजनीतिक अधिकार चाहिए, किसे पसंद करते हैं। तो अंबेडकर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि दलित वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों को चुनेंगे और महात्मा को आत्मदाह करने से बचा लेंगे। कि यदि महात्मा इस काम पे, इस एजेंडे पे अगर ठंडे मन से सोचेंगे तो मुझे पता है कि उनको लगेगा कि उनकी विजय हुई है, उनको विजय उपयुक्त लगेगी। कि अंबेडकर लिखते हैं कि इस ओर ध्यान दिलाना इसलिए और महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी प्रतिक्रियावादी और अनकंट्रोल्ड भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि वो एकदम प्रतिक्रिया। आज आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आजकल तो अंबेडकर का नाम भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा माला भी पहना रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं अम्बेडकर के विचारों से उलट कर रहे हैं, सारे हकमारी हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो कहते हैं कि गांधी प्रतिक्रियावादी भावना को व्यक्त कर रहे हैं और उनके इस कदम से हिंदू और दलितों के बीच नफरत की भावना पनपेगी, नफरत की भावना आएगी। उन्होंने कहा कि इससे और खाड़ी चौड़ी होगी और अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब गोल में सम्मेलन में हमने गांधी का विरोध किया तो मेरे खिलाफ बहुत हो हल्ला मचाया गया, मैं पूरे देश में, और ये षड्यंत्र रचा गया राष्ट्रवादी प्रेस के द्वारा कि मुझे देश का गद्दार घोषित कर दिया जाए। तो इस तरीके से पूरे देश में एक माहौल खराब हुआ, कई जगह झगड़े भी हुए और हिंसा भी हुई। तो इसलिए वो चाहते हैं कि महात्मा की बड़े पैमाने पर उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीट नहीं हो। तो इसलिए अपने निर्णय पे उनको पुनः विचार करना चाहिए जिससे इस महाविपदा से बचा जा सके। कि अंबेडकर के अनुसार कि गांधी भी इस तरह की हिंसा और झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको
इस पे पुनः सोचना चाहिए। अंत में अपने पूरे जो उन्होंने प्रेस बयान जारी किया था, अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि इस बयान को समाप्त करने से पहले मैं जनता को यह आश्वस्त करने की इच्छा रखता हूं कि जब मैं यह कहने का पात्र हूं कि मैं इस मामले को अब समाप्त समझता हूं और महात्मा के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार हूं, कि मेरी ओर से द एंड हो चुका है, गांधी प्रपोजल दें, उस पर हम बातचीत करेंगे, उसके लिए तैयार हूं। तो मुझे विश्वास है कि महात्मा मुझे अपने जीवन और मेरे लोगों के अधिकारों में से एक को चुनने के लिए विवश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं आने वाली कई पुश्तों को सवर्ण हिंदुओं के समक्ष हाथ पैर बांध कर, है ना, याचना की स्थिति में नहीं छोड़ सकता। हाथ पैर बांधकर अपने लोगों को कुछ देने की स्थिति में, मांगने की स्थिति में नहीं छोड़ सकता। अब देखिए कि अब माहौल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। प्रत्येक राजनीतिक दल, अंबेडकर अब सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, केंद्र बिंदु हैं पूरे इस विमर्श के। प्रत्येक राजनीतिक दल में, हर सामाजिक दायरे में, प्रत्येक धार्मिक संस्थान में अंबेडकर चर्चा का विषय बन चुके हैं, उन पर चर्चा चल रही है। उनको बहुत सारे चिट्ठी, तार, टेलीग्राम मिल रहे हैं। कुछ उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ उन्हें अनुरोध कर रहे हैं और कुछ उनके रुख का समर्थन कर रहे हैं। तो देश का माहौल अब गर्म होने लगा है। इसी बीच हिंदू सम्मेलन की घोषणा पहले हो चुकी थी कि हिंदुओं का सम्मेलन होगा इस समस्या के समाधान के लिए। तो 19 सितंबर को बड़े हॉल में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर में एकदम तनावपूर्ण वातावरण में हिंदू सम्मेलन की शुरुआत होती है। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी अध्यक्ष के कुर्सी के आसपास बैठे हुए थे और राजा और डॉक्टर मुंजे, हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे और मद्रास के दलित नेता राजा MC राजा, दोनों हाथ में हाथ डाले हॉल में प्रवेश कर रहे थे। इस सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद बिरला सहित कई, कमला नेहरू, चुन्नी लाल, हीरा चंद, शीतलवाड़, पुरुषोत्तम दास सहित बहुत सारे गणमान्य लोगों ने इसमें भाग लिया। अब गांधी की जान को बचाने का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था। तो इस बैठक में जो अध्यक्ष थे मालवीय, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा कोई विकल्प निकाला जाए जिससे दोनों पक्ष को जो स्वीकार्य हो, कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकले, दोनों पक्ष उसको माने। मालवीय के अनुरोध पे डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बिंदास, निष्कपट भाव से फ्रैंकली और बोल्ड भाषण दिया। उन्होंने जो कहा मैं आपके सामने अक्षरशः रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन करने की कोई आवश्यकता है। हमारी मांगों का विरोध के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया है। यह स्वाभाविक ही है कि कोई महात्मा गांधी के मूल्यवान जीवन को बचाना चाहेगा, लेकिन अपने जीवन को दांव पर लगाने से पहले गांधी जी को कुछ ठोस वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए थे। मौजूदा परिस्थिति पर विचार करने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि महात्मा गांधी से कोई स्पष्ट वैकल्पिक प्रस्ताव मिले बिना बातचीत के सभी प्रयास विफल रहेंगे। निसंदेह निर्णय लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि वास्तव में गांधी के मन में क्या है, तब तक इस सम्मेलन में जो विचार आएंगे, जो विचार विमर्श होंगे, उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। इस सम्मेलन में कितनी भी लंबी चर्चा क्यों न हो, मुझे तब तक कोई हल नहीं मिल सकता जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि गांधी जी के मन में क्या है। और मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के संयोजकों या अन्य नेताओं
से मिलने वाले प्रस्तावों से मैं कदापि बंधा हुआ नहीं हूं। मैं केवल महात्मा गांधी, अंबेडकर की एटामेंट है कि मैं केवल महात्मा गांधी की राय पर विचार करूंगा और किसी की बात मैं सुनने वाला नहीं हूं। जब तक उनके प्रस्ताव के बारे में मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मैं कोई राय कैसे दे सकता हूं। पहले उनके प्रस्ताव लाओ और फिर इस पे बहस हो, इस पे विचार करूंगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात कहते हैं कि यहां मैं प्रारंभ से ही यह स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी का कोई भी प्रस्ताव आप में से सवर्ण हिंदू प्रतिनिधि लेकर मेरे पास आए, कोई सवर्ण ही उनका प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए, और मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा जो गांधी जी की ओर से अछूत नेता लेकर आए। मतलब अछूत नेता लेकर आए, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। महात्मा गांधी के जीवन को बचाने के लिए मैं अपने लोगों की न्याय संगत मांगों की बलि नहीं दूंगा। यहाँ अछूत नेता मतलब राजा से इतने, एमसी राजा से इतने संबंध बिगड़ गए थे कि वो कह रहे थे कि अगर वो लेके आएगा तो बात ही नहीं सुनेंगे। तो गांधी कोई सवर्ण आदमी को लेकर आए तब बात करूंगा, किसी अछूत को लेकर आएगा तो हम बात नहीं करेंगे। तो ये दिलचस्प है, इतना गुस्से में थे अम्बेडकर समझिए, इतना लड़कर कुछ अधिकार लाए थे और राजा ने पाला पलट लिया था, दूसरे खेमे में चले गए थे। तो अम्बेडकर बहुत गुस्से में थे कि राजा के हाथ से मत भेज देना। तो साथियों, इसके बाद सम्मेलन दिन भर के लिए स्थगित हो गया। अगले दिन गांधी का 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू हुआ। क्या हुआ उसमें, इसकी स्टोरी बाद में अगले एपिसोड में साझा करेंगे। दोस्तों, एपिसोड कैसा लग रहा है जरूर टिप्पणी कीजिएगा, समीक्षा कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शेयर कीजिएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ इसके लिए उनके हिंदी लेखन का 35वां वॉल्यूम देखें और अंग्रेजी लेखन का 17वां वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 63 to 180 पेज में ये सारी कहानियां आपको मिलेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समय कम है, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू।